एक दिन सुबह सुबह मीरा ने आर्यन को जगाया और बोली, बेटा, आज घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है। क्या तुम जंगल से कुछ लकड़ियाँ ला सकते हो? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। जरूर माँ, मैं अभी जाता हूँ। वह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाकर देववन की ओर चल पड़ा। देववन बहुत घना और रहस्यमय था। कहा जाता था कि यहाँ कभी राजा राजेश का शासन था और उसका खजाना आज भी कहीं इसी जंगल में छिपा हुआ है। लेकिन आर्यन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह तो बस लकड़ियां काटकर अपना काम पूरा करना चाहता था। अचानक उसे एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। आर्यन ने चारों ओर देखा। कुछ दूर पर एक विशाल शेर बलवान कंटीली झाड़ियों में फंसा हुआ था। उसका एक पंजा गहरा घायल हो चुका था। आर्यन का दिल धड़क उठा। वह सोचने लगा, अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो ये मुझे खा जाएगा, लेकिन अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो ये यहीं मर जाएगा। डरते डरते आर्यन शेर के पास गया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम मुझे नहीं खाओगे। शेर ने धीरे से सिर हिलाया, मानो वह आर्यन की बात समझ गया हो। आर्यन ने धीरे धीरे कंटीली झाड़ियों को हटाया और शेर के पंजे से कांटा निकाला। जैसे ही शेर आजाद हुआ, वह आर्यन के सामने खड़ा हो गया। तभी अचानक शेर ने इंसानी आवाज में कहा, धन्यवाद मेरे मित्र। आर्यन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने शेर को इंसानी भाषा में बोलते सुना। वह हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। तुम बोल कैसे सकते हो? वह घबराई आवाज में बोला। शेर ने अपने विशाल सिर को झुकाया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, यह एक लंबी कहानी है मेरे मित्र। बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। आर्यन ने सावधानी से एक पेड़ के नीचे बैठकर शेर की ओर देखा। शेर ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं छोटा था। एक दिन जंगल में महात्मा देवदत्त नाम के एक संत आए थे। वे गहरी तपस्या में लीन थे। उस समय एक खूंखार भेड़िया उन पर हमला करने वाला था। मैंने उस भेड़िए को रोक दिया और उससे लड़कर संत की रक्षा की। आर्यन की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर क्या हुआ? संत ने प्रसन्न होकर मुझे वरदान दिया कि मैं मनुष्यों की भाषा बोल सकूंगा, लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी। मुझे कभी किसी इंसान को जंगल के गुप्त रहस्यों के बारे में नहीं बताना था। अगर मैं ऐसा करता तो मेरी बोलने की शक्ति चली जाती। शेर ने समझाया। तो फिर तुमने मुझसे बात क्यों की? शेर की आंखों में एक विचित्र चमक आई। क्योंकि तुम्हारे हृदय में दया थी। तुमने मेरी मदद की बिना किसी स्वार्थ के। मैंने पहली बार किसी इंसान में ऐसी निस्वार्थ भावना देखी है। आर्यन और शेर घंटों बातें करते रहे। शेर ने अपना नाम बलवान बताया। वह जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी था और पूरे देववन के हर कोने से परिचित था। तुम हर रोज यहाँ लकड़ियां काटने आते हो। हम बहुत गरीब हैं। माँ और मैं मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। बलवान ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम अच्छे इंसान हो आर्यन। तुम्हारी मेहनत का फल मिलना चाहिए। कल सुबह तुम फिर यहाँ आना। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। बलवान ने रहस्यमय ढंग से कहा। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया। शाम हो चुकी थी और उसे घर लौटना था। मैं कल जरूर आऊंगा। धन्यवाद, आर्यन ने कहा। जब आर्यन घर पहुंचा तो उसकी माँ मीरा चिंतित थी। इतनी देर कैसे हो गई बेटा? मुझे तुम्हारी चिंता सताने लगी थी। माँ, आज मैंने जंगल में एक अद्भुत दोस्त बनाया है। उसने पूरी घटना सुनाई, लेकिन शेर के बोलने वाले हिस्से को छोड़ दिया।
क्योंकि उसे डर था कि माँ उस पर विश्वास नहीं करेगी। बेटा, शेर से दूरी बनाकर रखना, वह खतरनाक जानवर है। आर्यन मन ही मन मुस्कुराया। अगर माँ जानती कि उसका बेटा एक बोलने वाले शेर से दोस्ती कर रहा है तो वह कितना चौंकती। अगले दिन सुबह आर्यन बाजार जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसे नीम गांव के साप्ताहिक बाजार में लकड़ियां बेचनी थीं। बाजार जाते समय रास्ते में उसकी मुलाकात ईशा से हुई। ईशा गांव के संपन्न किसान प्रताप की इकलौती बेटी थी। उसके काले घने बाल और बड़ी बड़ी आंखें आर्यन को हमेशा से आकर्षित करती थीं। कहाँ जा रहे हो आर्यन? बाजार जा रहा हूँ ईशा, लकड़ियां बेचनी है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ईशा ने अपनी चूड़ियों की खनक के साथ सिर हिलाया। मैं भी बाजार जा रही हूँ, नए कपड़े और चूड़ियाँ लेनी है। दोनों साथ साथ चलने लगे। आर्यन के मन में ईशा के लिए गहरी भावनाएं थीं, लेकिन वह जानता था कि उसकी गरीबी के कारण प्रताप कभी भी उसकी शादी अपनी बेटी से नहीं करेंगे। बाजार पहुंचकर आर्यन ने अपनी लकड़ियां बेचनी शुरू की। तभी अचानक सुखदेव का बेटा सौरभ वहां आया। वह गांव का घमंडी लड़का था और हमेशा ईशा को परेशान करता था। अरे ईशा, तुम इस गरीब लकड़हारे के साथ क्यों घूम रही हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महंगे उपहार दूंगा। मुझे तुम्हारे उपहार नहीं चाहिए सौरभ, जाओ यहाँ से। सौरभ गुस्से से लाल हो गया। उसने आर्यन को धक्का देते हुए कहा, तुम इस गरीब लड़के से दोस्ती करती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? सौरभ भैया, मैंने तुम्हारा कुछ बुरा नहीं किया, कृपया शांति से जाइए। लेकिन सौरभ ने आर्यन की लकड़ियों को जोर से लात मारकर बिखेर दिया। इसी में अच्छा है तुम्हारा। तुम जैसे गरीबों को हमारे बाजार में कोई जगह नहीं। बस करो सौरभ, तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम किसी को इस तरह अपमानित करो। तुम्हें पछतावा होगा ईशा। मेरे पिता गांव के मुखिया हैं। एक दिन तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी मुझसे ही करेंगे। यह कहकर वह चला गया। शाम को घर लौटकर आर्यन ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ, मैं ईशा से विवाह करना चाहता हूँ। बेटा, प्रताप हमारे गरीब घर में अपनी बेटी कैसे देगा? माँ, मैं आज ही उनसे बात करने जाऊंगा। आर्यन ने दृढ़ता से कहा। प्रताप अपने आंगन में बैठे थे जब आर्यन ने प्रणाम किया। क्या बात है आर्यन? चाचा जी, मैं आपकी बेटी ईशा से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। एक पल की खामोशी के बाद प्रताप का चेहरा कड़ा हो गया। तुम एक गरीब लकड़हारा, मेरी बेटी का हाथ मारने का साहस। चाचा जी, मैं बस। प्रताप ने हाथ उठाकर रोक दिया। मेरी बेटी का विवाह सुखदेव के बेटे सौरभ से तय हो चुका है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पर्दे के पीछे से ईशा सब सुन रही थी। वह तेजी से बाहर आई। पिताजी, मैं सौरभ से नहीं, आर्यन से प्यार करती हूँ। चुप, अंदर जाओ। ईशा की आंखों में आंसू थे जब वह आर्यन की ओर देख रही थी। आर्यन ने मुट्ठी बांध ली। ईशा, मैं तुम्हारे पिता को दिखा दूंगा कि मैं तुम्हारे योग्य हूँ। जाओ, पहले अपनी गरीबी दूर करो, फिर सपने देखना। घर लौटते हुए आर्यन ने सोचा, अब मुझे बलवान से मिलना होगा, वही मेरी मदद कर सकता है। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी। वह जानता था कि अब उसे अपने प्रेम के लिए लड़ना होगा। दोपहर बाद आर्यन फिर देववन पहुंचा। बलवान एक बड़ी चट्टान पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। तुम उदास लग रहे हो मित्र। बलवान ने पूछा। आर्यन ने पूरी घटना सुनाई। बलवान ने गहरी सांस ली। मैं समझता हूँ तुम ईशा से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी गरीबी तुम्हारे रास्ते में रुकावट है। हाँ बलवान, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ एक गरीब लकड़हारा हूँ। बलवान ने अपनी पूंछ हिलाई। मैंने कल वादा किया था ना कि तुम्हारी मदद करूंगा।
आज मैं तुम्हें राजा राजेश के खजाने के बारे में बताऊंगा। आर्यन की आंखें चमक उठी। क्या सच में? लेकिन तुम्हारी बोलने की शक्ति। बलवान ने गंभीर स्वर में कहा। मैं जानता हूं कि इसका मतलब मेरी आवाज खोना होगा, लेकिन तुम मेरे सच्चे मित्र हो आर्यन। तुम्हारी खुशी के लिए मैं यह कीमत चुकाने को तैयार हूं। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बलवान, मैं तुम्हारी आवाज नहीं खोने दूंगा। तुम मेरे एकमात्र सच्चे दोस्त हो। तुम्हारी यही निस्वार्थ भावना मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए प्रेरित करती है। चलो, मैं तुम्हें वह रास्ता दिखाता हूं। बलवान आर्यन को जंगल के गहरे हिस्से में ले गया। एक खंडहर हो चुकी पुरानी हवेली के सामने पहुंचकर बलवान ने अपने पंजे से जमीन खोदी। नीचे एक पत्थर का दरवाजा दिखा। यहां है खजाना, लेकिन याद रखो आर्यन, इस रहस्य को बताने की कीमत मेरी आवाज है। आर्यन ने बलवान की आंखों में देखा। नहीं बलवान, मैं तुम्हारी आवाज नहीं खोने दूंगा। तुम मेरे एकमात्र सच्चे मित्र हो। मित्रता की यही तो परीक्षा है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं यह कीमत चुकाने को तैयार हूं, पर हम फिर कभी बातें नहीं कर पाएंगे। आर्यन की आंखें नम हो गईं। बलवान ने अपना माथा आर्यन के कंधे से सटाया। मौन भी तो एक भाषा होती है मित्र। हमारी दोस्ती शब्दों से परे है। आर्यन ने दरवाजा खोला। अंदर सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात से भरे बक्से थे। जैसे ही आर्यन ने पहला सिक्का उठाया, बलवान के गले से आखिरी बार आवाज निकली, अलविदा मेरे मित्र। आर्यन ने तेजी से मुड़कर देखा। बलवान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अब सिर्फ गुर्रा सकता था। आर्यन ने उसे जोर से गले लगा लिया। तुम सच्चे हो बलवान। मैं वादा करता हूं, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बलवान ने अपनी पूंछ हिलाकर जवाब दिया, मानो कह रहा हो, जाओ अब अपनी नई जिंदगी शुरू करो। आर्यन ने आंखों में आंसू लिए बलवान को गले लगाया। हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी बलवान। मैं तुमसे मिलने रोज आता रहूंगा, चाहे तुम बोलो या ना बोलो। तुम मेरे सच्चे मित्र हो। बलवान की आंखों में भी एक अजीब सी नमी आ गई। उसने अपना सिर आर्यन के कंधे पर रख दिया, मानो कह रहा हो, तुम भी मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। आर्यन ने कुछ सिक्के उठाए और एक आखिरी बार बलवान को देखा। कल फिर मिलते हैं मित्र। यह कहकर वह वापस गांव चला आया, यह जानते हुए कि अब उसकी और ईशा की जिंदगी बदल जाएगी, पर उसकी दोस्ती की यह अनमोल डोर कभी नहीं टूटेगी। आर्यन ने अपने झोले में छुपाए कुछ सोने के सिक्के लेकर घर पहुंचा। उसकी माँ मीरा रसोई में चूल्हा जला रही थी। माँ, मैं आ गया। आर्यन ने खुशी से आवाज लगाई। मीरा ने पलटकर देखा तो आर्यन के चेहरे पर एक अजीब सी चमक देखकर हैरान रह गई। आज इतनी देर कैसे हो गई बेटा? आर्यन ने धीरे से अपना झोला खोला और एक चमकदार सोने का सिक्का निकालकर माँ के हाथ पर रख दिया। ये लो माँ, हमारी किस्मत बदलने वाली है। मीरा का हाथ कांपने लगा। ये सोना कहाँ से लाया तुम? तूने चोरी तो नहीं की ना? नहीं माँ, मैंने जंगल में राजा राजेश का छिपा हुआ खजाना ढूंढ निकाला है। ये सब हमारा है। पर बेटा, इतना धन लोगों को पता चला तो? चिंता मत करो माँ, मैं समझदारी से इसका इस्तेमाल करूंगा। पहले उन्होंने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। अगले कुछ दिनों में आर्यन ने धीरे धीरे खजाने का उपयोग करना शुरू किया। उसने अपनी टूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर पक्का मकान बनवाया। पास के उपजाऊ खेत खरीदकर किसानों को काम पर रखा। गांव के जरूरतमंदों को अनाज और कपड़े बांटे। एक दिन जब आर्यन बाजार जा रहा था, ईशा ने उसे रोक लिया। आर्यन, पूरा गांव तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है। तुम इतने अमीर कैसे हो गए?
भाग्य ने हमारा साथ दिया ईशा। अब मैं तुम्हारे पिता से बात करना चाहता हूँ। ईशा की आंखें चमक उठी। क्या तुम मेरे पिता से हमारी शादी की बात करोगे? हाँ ईशा, अब मैं तुम्हें खुशहाल जीवन दे सकता हूँ। ईशा के पिता प्रताप से मिलने पहुंचा। प्रताप बरामदे में बैठे हुए थे। प्रणाम चाचा जी। आर्यन ने सिर झुकाया। अरे आर्यन, सुन रहा हूँ तू बहुत अमीर हो गया है। जी चाचा जी, भगवान की कृपा से मैं आपकी बेटी ईशा से विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। प्रताप की भौहें तन गईं। तुम अब गरीब नहीं हो। मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहेगी। मैं ईशा की शादी तुमसे ही कराऊंगा। आर्यन के अमीर बनने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सुखदेव और उसका बेटा सौरभ इससे जलने लगे। पिताजी, यह गरीब लकड़हारा अचानक इतना धनी कैसे हो गया? इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। मैंने सुना है कि यह रोज जंगल में एक शेर से मिलता है। शायद उसी की मदद से इसने कोई जादुई खजाना पाया है। तो फिर हम उस शेर को पकड़वाकर आर्यन की शक्ति छीन लें। सुखदेव ने राजा दिलीप सिंह के पास जाकर शिकायत की। महाराज, देववन में एक खूंखार शेर ने आतंक मचा रखा है। वह रोज शाम को तालाब के पास आता है और गांव वालों को डराता है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस शेर को जाल में फंसा कर लाओ। अगले दिन जब बलवान तालाब के पास आर्यन का इंतजार कर रहा था, तभी सैनिकों ने उस पर जाल फेंक दिया। बलवान ने जोरदार गर्जना की, लेकिन वह बच नहीं पाया। उसे पिंजरे में बंद कर राजा के दरबार में ले जाया गया। जब आर्यन को पता चला कि बलवान को पकड़ लिया गया है, तो वह तुरंत राजा के पास पहुंचा। आर्यन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, वह शेर मेरा मित्र है। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। देखा महाराज, यह लड़का शेर के साथ मिला हुआ है। शायद इसने कोई काले जादू की मदद से खजाना चुराया है। राजा ने गंभीर होकर पूछा, आर्यन, तुम्हारे पास इतना धन कहां से आया? सच सच बताओ। आर्यन ने सारी कहानी सुनाई कि कैसे उसने बलवान की जान बचाई, कैसे बलवान ने उसे खजाने के बारे में बताया और कैसे उसकी आवाज चली गई, पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। यह कैसे संभव है कि एक शेर बोल सकता है? राजा ने आश्चर्य से पूछा। तभी महात्मा देवदत्त वहां प्रकट हुए। उन्होंने राजा को बताया कि कैसे उन्होंने बलवान को वरदान दिया था। फिर उन्होंने बलवान को फिर से बोलने की शक्ति दी। बलवान ने गर्जना करते हुए कहा, महाराज, आर्यन निर्दोष है। सुखदेव और सौरभ ने झूठे आरोप लगाए हैं। राजा को सब कुछ समझ में आ गया। उसने सुखदेव और सौरभ को झूठा आरोप लगाने के लिए सजा सुनाई। आर्यन, तुम निर्दोष हो। यह खजाना तुम्हारा हक है। बलवान और आर्यन की दोस्ती फिर से जुड़ गई। प्रताप ने खुशी खुशी ईशा का हाथ आर्यन के हाथों में सौंप दिया। बलवान जंगल में स्वतंत्र रूप से रहने लगा, लेकिन रोज शाम को वह आर्यन से मिलने आता और इस तरह सच्ची मित्रता की जीत हुई।